तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को देखें तो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं इन द सॉलिड स्टेट। अगर वो सॉलिड स्टेट में जाए तो उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो अब हम कुछ स्पेसिफिक बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कंपाउंड्स that change their structure in solid state में। जस्ट एन एग्जाम्पल, जैसे अगर हम PCl5 सॉलिड लें तो PCl5 सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव की फॉर्म में। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में PCl5 के साथ सॉलिड स्टेट नहीं लिखा है तो आपको सिंपल PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन लेना होगा sp3d। लेकिन PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव विच इज़ अ सॉलिड फॉर्म ऑफ PCl5, ये बेसिकली 2 मोल्स एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका sp3 और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका sp3d2। तो योर आंसर शुड बी sp3 एंड sp3d2 ऑफ सॉलिड PCl5। लेकिन अगर आपके पास PBr5 हो इन द सॉलिड स्टेट तो बेसिकली ये एग्जिस्ट करता है PBr4 पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव इस फॉर्म में, और यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अगर आपके पास कंपाउंड हो N2O5 इन द सॉलिड स्टेट तो ये एग्जिस्ट करता है NO2 पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव एंड NO2 positive is sp hybridized and NO3 negative is sp2 hybridized. Fourth compound, if you have the N2O4 solid, अगर N2O4 solid होगा तो ये एग्जिस्ट करता है NO positive and NO3 negative, और NO positive का हाइब्रिडाइजेशन भी sp and sp2 होगा। अगर आपके पास कंपाउंड है XeF6 फिफ्थ कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट तो ये एग्जिस्ट करता है XeF4, ये एग्जिस्ट करेगा XeF5 पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव, और XeF5 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव में sp3d2। अगर आपके पास कंपाउंड है I2Cl6 in the solid state, then it exists in the form of ICl2 positive plus ICl4 negative, or ICl2 positive is sp3 hybridized and ICl4 negative is sp3d2 hybridized. Similarly, अगर हमारे पास Cl2O6 होता सॉलिड स्टेट में तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन है ClO2 पॉजिटिव प्लस ClO4 नेगेटिव एंड ClO2 positive is sp2 hybridized and this is sp3 hybridized। तो अगर आपको सॉलिड कंपाउंड दिए हैं, मोस्टली यही आया है एग्ज़ाम में अभी तक, लेकिन फिर भी जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते थे वी हैव सर्च फॉर यू, और इनके हम हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं सॉलिड स्टेट में अगर आपको दिया हो तो। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, and the next topic is the dipole moment।
तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डाइपोल मोमेंट, ये है क्या? ये अगर हम बिल्कुल स्क्रैच से बात करें तो ये वो मेथड है, ये वो टूल है, ये वो क्वांटिटी है जिससे हम कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक करैक्टर को सर्च करते हैं। तो फर्स्ट इज टू फाइंड द ionic character in covalent compound या bond। अब हम जानते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड जो बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, और अगर दो हेट्रो एटम हम लगा दें कोवलेंटली बॉन्डेड, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उससे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है। तो जिसकी ज़्यादा है उसकी तरफ चला जाएगा, जिसकी कम है उससे दूर चला जाएगा, और जिसकी वजह से एक पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। इसी को हम पोलैरिटी कहते हैं। तो डाइपोल मोमेंट इसी पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड को मेज़र करता है। जैसे मान लें हमने एक एग्जांपल लिया H और F, ऐसे तो कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है, तो वो हाइड्रोजन का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, पुल कर लेता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन का तो अपने पास ही रहता है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी पार्शियली शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन ने पार्शियल लूज़ किया, और पार्शियल लूज़ करने के लिए हम इस पर चार्ज लगाते हैं ये पार्शियल पॉजिटिव, और गेन करने की वजह से इस पर लगाते हैं पार्शियल नेगेटिव। इसी शिफ्टिंग को, इसी पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड को मेज़र करने के लिए हम डाइपोल मोमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो बॉन्ड तो था कोवलेंट, लेकिन इसमें आयनिक जैसा करैक्टर आ गया। आयनिक जैसा करैक्टर मतलब जैसे आयनिक बॉन्ड में कैटायन एनायन होता है जिस पर चार्ज कंप्लीट नेगेटिव कंप्लीट पॉजिटिव होता है, इसमें पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव हो गया। मतलब कुछ कुछ करैक्टर इनके अंदर कैसा आने लगा, आयनिक करैक्टर आने लगा। इसीलिए हम कहते हैं कि टू फाइंड द ionic character in the covalent compound। तो डाइपोल मोमेंट is a measure of polarity। पोल बन गए, नेगेटिव और पॉजिटिव एंड बन गए ऑफ अ बॉन्ड। अब H और F के बीच में कुछ बॉन्ड लेंथ भी होगी, डी बॉन्ड लेंथ। तो अगर हम डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करें, डाइपोल को अगर हम डिफाइन करें तो ये होता है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल चार्ज, पार्शियल का चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब साइन नहीं लेना, ओनली वैल्यू लेनी है। पार्शियल पॉजिटिव की ले लें या पार्शियल नेगेटिव की ले लें, जो डेवलप होगा किसी भी दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच में, एंड द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एटम्स। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एटम यानी बॉन्ड लेंथ। तो पहले हम लिख देते हैं, फिर समझा भी देते हैं और अच्छे से। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, ध्यान रखना मैग्नीट्यूड ऑफ द
पार्शियल चार्ज, चाहे वो पार्शियल पॉजिटिव हो या वो पार्शियल नेगेटिव हो, डेवलप्ड on any of the covalently bonded atoms and the internuclear distance between these टू एटम्स, जिसको हम D लिखते हैं। तो बेसिकली अगर हम डाइपोल मोमेंट लिखें, दैट इज म्यू इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल चार्ज। तो चार्ज हो गया Q, ये वाला चार्ज चाहे कोई भी हो, पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड लेना, मल्टीप्लाई बाई D इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये बन जाता है हमारे पास डाइपोल मोमेंट का टोटल मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब हम इसकी यूनिट की बात करेंगे और डायरेक्शन की बात करेंगे। तो यूनिट ऑफ डाइपोल, यूनिट्स ऑफ डाइपोल, डाइपोल की यूनिट क्या है? अगर हम SI सिस्टम में जाएं तो चार्ज की यूनिट कूलम होगी और डिस्टेंस की यूनिट मीटर होगी, यानी हमारे पास कूलम मीटर होगी, जिसको हम कैपिटल C और M लिख लेते हैं। अगर हम CGS सिस्टम में जाते हैं तो कूलम होता है हमारे, कूलम की जगह हम यूज़ करेंगे ESU और मीटर की जगह हम यूज़ करेंगे सेंटीमीटर। और इन सब के अलावा एक कॉमन यूनिट भी हम यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं डिबाई, DEBYE। इनको शॉर्ट में हम कैपिटल D लिखते हैं, डिबाई। डिबाई इज़ द अनदर यूनिट। कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन है कि 1 डिबाई इज़ इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, which is equals to 3.33 into 10 raised to the power minus 30 कूलम मीटर। ये कन्वर्सन हो गया। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डिबाई में लिख सकते हैं, ESU सेंटीमीटर में, कूलम मीटर में। डिपेंड करता है आपको क्वांटिटीज़ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की किस में दी है या ऑप्शंस किस यूनिट में दिए हैं। अब जो डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है। तो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हमने कोई एक X एटम को कोवेलेंटली बॉन्डेड किया है Y के साथ, और ये पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो जो डाइपोल की डायरेक्शन है वो ऑलवेज टुवर्ड्स नेगेटिव कंसीडर की जाती है, ऑलवेज टुवर्ड्स नेगेटिव। तो जो एरो का हेड है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ रहेगा हमेशा। अब क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी हम लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में आएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहला तो पॉइंट है कि डाइपोल आपको पढ़ना किस में है। डाइपोल हमेशा उन मॉलिक्यूल में पढ़ा जाएगा जिसमें कोई एक हेटेरो एटम लगा होगा। अगर सारे एक जैसे एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0। जैसे अगर हमने लिखा हाइड्रोजन, तो H बॉन्डेड विद H, बोथ हैविंग द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोई किसी के इलेक्ट्रॉन ना लेगा ना देगा। अगर आपने लिखा O2 तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ना किसी के पास इलेक्ट्रॉन पार्शियली शिफ्ट होंगे ना किसी से पार्शियल शिफ्ट होंगे। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये हेटेरो एटॉमिक में आएगा। जैसे अगर हम ले HF का बॉन्ड
H और Cl का बॉन्ड, H और Br का बॉन्ड, या H और I का बॉन्ड। अब डाइपोल मोमेंट सिर्फ एक क्वांटिटी Q या सिर्फ एक क्वांटिटी D पर डिपेंडेंट नहीं है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू, दो का प्रोडक्ट है। म्यू इज इक्वल्स टू Q इंटू डी। तो किसी एक के बेसिस पर हम म्यू को एनालाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ये 4 एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पर, इसमें ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव होगा। अब क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा ऐसे, जिससे इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज आएगा और ये भी मैक्सिमम होगा। क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये कम खींच पाएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव थोड़ा छोटा हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव भी उसी के रेस्पेक्ट में छोटा होगा, और ये और छोटा हो जाएगा, ये बिल्कुल माइनर सा हो जाएगा। इस तरीके से Q की वैल्यू तो हैलोजन के रेस्पेक्ट में कम होती जा रही है, तो Q कम होता जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें तो D की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ये D बढ़ता भी जा रहा है। तो हम सिर्फ Q या सिर्फ D के बेसिस पर नहीं कहेंगे, हमें इन दो की प्रोडक्ट वैल्यू चाहिए। और एक्सपेरिमेंटली जो प्रोडक्ट वैल्यू आती है म्यू को लेकर, वो आती है लगभग 1.78 डी बाई 1.07 डी बाई 0.79 डी बाई एंड 0.38 डी बाई। तो आप कह सकते हो कि इस केस में चार्ज डोमिनेट कर गया, चार्ज कम होता जा रहा है, डाइपोल मोमेंट भी कम होता जा रहा है। लेकिन ये कोई फिक्स रूल नहीं है, और आपसे इस टाइप के बहुत कॉमन से एग्जाम्पल एक्सपेक्टेड है कि यू हैव टू मक अप, यू हैव टू मेमोराइज, बाय हार्ट करने पड़ेंगे। ये तो था हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल के बीच में। लेकिन अगर हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो, पॉलीएटॉमिक, दो से ज़्यादा जिसके अंदर हेटेरोएटम्स लगे हों, तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले तो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट ऑफ द बॉन्ड निकालना पड़ेगा, हर बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट। दूसरा, ओरिएंटेशन भी देखना होगा। अब क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी लगाना पड़ेगा। जस्ट एन एग्जांपल, अगर हमने कोई एक ए एटम लिया और इसको हमने किसी बी एटम और बी एटम से बॉन्डेड कर दिया, यहाँ हमारे पास ये हो गया इनका थीटा। अब ये भी सपोज कर लेते हैं कि ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, तो ये पार्शियल पॉजिटिव का डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स होगा। एक बार इस बी के रेस्पेक्ट में, एक बार इस बी के रेस्पेक्ट में, दोनों ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए इसके। अब फर्स्ट का जो डाइपोल अगर हम लेंगे तो फर्स्ट का डाइपोल आएगा कुछ ऐसे, सेकंड का डाइपोल होगा कुछ इस तरीके से, दोनों के डाइपोल हो गए। अगर फर्स्ट की वैल्यू μ1 है तो सेकंड की वैल्यू भी μ1 होगी। और अगर हम इसमें रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ढूंढें तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा आपके पास ये वैल्यू म्यू रिजल्टेंट। और म्यू रिजल्टेंट ले तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहता है कि इट इज़ अंडर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, राइट। μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। इस तरीके से आप डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट को। ये एक कंडीशन है हमारे पास। इसमें अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती, इफ थीटा अप्रोचेस टू 0, मतलब बॉन्ड हम मान लें कि मिनिमम हो गया
ओवरलैप कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकली तो नहीं होता लेकिन हम थ्योरेटिकली कंसीडर कर सकते हैं कि थीटा बिटवीन द टू बॉन्ड एंगल कितना है, मिनिमम होता जा रहा है, कम से कम होता जा रहा है। तो आपने कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, यानी कॉस ज़ीरो की वैल्यू पुट कर देनी है, और कॉस ज़ीरो की वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा आपके पास म्यू वन प्लस म्यू वन इस केस के लिए, या म्यू वन प्लस म्यू टू कर देते हैं, ये रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा। इफ थीटा इज 180, यानी ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट होने का मतलब हो गया कि हमारे पास ये रहा ए एटम और ये भी हो गया और ये भी हो गया, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल दिस एंड एंड दिस एंड, और बीच में जो हमारे पास ए है वो पार्शियल पॉजिटिव इंटू टू होगी, इस तरीके से। तो अगर हम cos 180 की वैल्यू रखें तो हमारे पास अब वैल्यू जो आएगी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की, वो वैल्यू आएगी हमारे पास इज इक्वल्स टू म्यू वन माइनस म्यू टू। अब क्योंकि यहाँ दोनों ही म्यू वन है, सेम एटम है, तो म्यू वन माइनस म्यू वन ही लिखेंगे तो ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, और ये हो जाएगी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरीके से हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हमें कितना मिलेगा या कितना मिल सकता है। दिस इज़ द वन कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन पर आते हैं हम, सेकंड पेज पर। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? सेकंड कंडीशन कहती है कि अगर हमने फिर से ए एटम को किसी बी और किसी सी के साथ लगा दिया, मान लें ऐसा है, राइट, और ये पार्शियल नेगेटिव है, तो डाइपोल की डायरेक्शन हो गई हमारे पास ये, और सी और ए में ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव, और डायरेक्शन हो गई हमारे पास ये। मतलब अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल लिखें तो सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, ए की उससे ज़्यादा और बी की उससे भी ज़्यादा होगी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये हो गया इनका थीटा, ये म्यू वन हो गया और ये म्यू टू हो गया इन दिस केस। अब रिजल्टेंट तो वही रहेगा, ये रहा हमारा रिजल्टेंट वैल्यू। और अब अगर हम उसी फॉर्मूले के हिसाब से चलें तो म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर भी हमारे दो केसेस बन जाएंगे बच्चों, दो केसेस बन जाएंगे यहाँ पर हमारे पास भी। इफ थीटा इज 0 डिग्री, 0 यानी मिनिमम हो गया। अगर यहाँ पर हमारे पास अब अगर थीटा 0 डिग्री हो गया, मिनिमम हो गया, तो एक तरीके से हम देखें तो ए एटम बी के साथ है और यही एटम सी के साथ भी है, डबल बॉन्ड नहीं बना रहे, बी के साथ सी के साथ, थीटा 0, तो एक की डाइपोल ये हो गई और एक की डाइपोल ये हो गई। तो रिजल्टेंट अगर हम लिखेंगे इस केस में तो रिजल्टेंट हम लिखेंगे म्यू वन डिफरेंस म्यू टू, हायर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। और अगर हमारे पास थीटा 180 हो जाता है, यानी ए के साथ बी भी बॉन्डेड है और सी भी बॉन्डेड है, तो टुवर्ड्स बी टुवर्ड्स ए ये म्यू टू ये म्यू वन, तो अब रिजल्टेंट डाइपोल होगा हमारे पास म्यू वन प्लस म्यू टू। तो बेसिकली हम प्रीवियस कंडीशन को जनरल रूल के लिए प्रायोरिटी देते हैं। जनरल रूल के लिए प्रायोरिटी देने का मतलब बना कि अगर आपको सिंपल बिना किसी एटम ए बी सी डी के दिए हुए आपसे पूछा जाए कि थीटा कम होगा तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, थीटा बढ़ेगा तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो आपको फर्स्ट कंडीशन जनरल रूल के हिसाब से आंसर करना है। दिस इज कंसीडर टू बी द जनरल रूल।
मतलब थीटा अगर कम होगा तो डाइपोल बढ़ जाएगा, थीटा अगर बढ़ेगा तो डाइपोल कम होगा। जब तक आपको कंपाउंड देकर नहीं पूछा जाता, सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाता है, तब आपको जनरल रूल के हिसाब से आंसर कर देना है। ये कंडीशंस बहुत स्पेसिफिक हैं, कुछ बेंजीन के कंपाउंड्स में मिलती हैं, तो इनको हम जनरल रूल में इंक्लूड नहीं करते। तो ये हमारे पास दो कंडीशंस हो सकती हैं, जिसमें से पहली कंडीशन ही प्रीडोमिनेंट है, उसी के मैक्सिमम एग्जाम्पल्स होंगे। तो हमें देखना है कि बॉन्ड्स जो कोवलेंटली बॉन्डेड हैं वो किस तरह के एटम के साथ लगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है उनकी, उनका ओरिएंटेशन स्पेस में कैसा है, मतलब उनके बीच में थीटा मिनिमम है या थीटा मैक्सिमम है। और एक थर्ड पॉइंट, अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज्यादा ऑन सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल एटम पर एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर है, मतलब ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर है, तो लोन पेयर ऑल्सो हैव अ स्मॉल वैल्यू ऑफ डाइपोल। डायरेक्शन किधर से किधर होगी, डायरेक्शन होगी ऑलवेज away from the attached atom, जिस एटम से लगा है उससे दूरी की तरफ होगी। स्मॉल वैल्यू होती है लेकिन होगी ज़रूर। अब थ्योरी के साथ जब तक एग्जाम्पल ना हो तब तक बहुत अच्छी क्लियरिटी नहीं आती। तो अब हम डाइपोल मोमेंट कुछ मॉलिक्यूल में डिस्कस करेंगे, कुछ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बनाएंगे, कुछ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, कुछ एसिमेट्रिक बनाएंगे और उसके बाद हम उनको डिस्कस भी करेंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें कुछ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, सर्टेन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इफ वी हैव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर मान लो हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हमने लिया मान लो BeF2, हमने लिया CCl4, हमने लिया BF3, CH4 और भी एग्जाम्पल है, सिमेट्रिकल है। तो जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड में sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये लीनियर होगा। डायरेक्शन ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव और इस पर डबल पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे होगा। तो डायरेक्शन हो गई टुवर्ड्स नेगेटिव, डायरेक्शन हो गई टुवर्ड्स नेगेटिव, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0। तो मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। लेकिन ऑप्शन को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बॉन्ड पोलर है। बॉन्ड में तो पोलैरिटी है, पार्शियल पॉजिटिव भी है और पार्शियल नेगेटिव है, लेकिन रिजल्टेंट आया 0, तो रिजल्टेंट के हिसाब से हमने नेट लिख दिया, नेट डाइपोल मोमेंट इज 0, और नेट डाइपोल मोमेंट 0 तो नॉन पोलर स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन बॉन्ड के बारे में पूछेंगे तो बॉन्ड पोलर है, जैसे BeF2, बेरिलियम और फ्लोरीन, ये sp हाइब्रिडाइज्ड। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो डायरेक्शन शुड बी टुवर्ड्स नेगेटिव, towards negative, equal and opposite, resultant dipole moment 0। CCl4 या उससे पहले चलिए BF3 करते हैं। BF3 is triangular planar sp2 hybridized, this one। तो डायरेक्शन होगी इसकी towards fluorine, towards fluorine and towards fluorine। ये थीटा 120 डिग्री का है, 120 डिग्री है। तो ये μ1, ये μ1 और ये भी μ1। तो ऐसे केस के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन दो बॉन्ड का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं।
दैट इज म्यू आर। ये रिजल्टेंट निकाला हमने इस बॉन्ड को लेकर और इस बॉन्ड को लेकर, और रिजल्टेंट जब हम लिखेंगे तो इट इज रूट ओवर μ1 स्क्वायर प्लस μ1 स्क्वायर प्लस 2 μ1 cos 120 डिग्री। और cos 120 डिग्री की वैल्यू जब हम रखेंगे तो म्यू रिजल्टेंट आपको मिलेगा यहाँ पर μ1 ओनली। cos 120 इज -1/2, कैलकुलेट करेंगे तो ये μ1 आएगा, मतलब रिजल्टेंट की वैल्यू भी कितनी आई, μ1 आई। और इसका ये अपोजिट हो गया। अब इन दो का रिजल्टेंट था, इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट, ये वाला पार्ट, और रिजल्टेंट और ये μ1 अपोजिट हो गए। तो नेट डाइपोल मोमेंट अब हम इसके लिए लिखेंगे नेट इज 0। तो हमने एक कंक्लूजन निकाला कि अगर थीटा 120 डिग्री का हो और μ1 बराबर हो, मतलब μ1 और μ2 बराबर हो, ऐसे लिख दे, μ1 और μ2 बराबर हो, तो म्यू रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू μ1। रिजल्टेंट की वैल्यू μ1 के बराबर ही आएगी, रिजल्टेंट की वैल्यू μ1 के इक्वल ही आएगी। जैसे अगर हमने लिया मान लो बेंजीन, ये यहाँ आपने लगा दिया क्लोरीन और यहाँ भी आपने लगा दिया क्लोरीन, ये बेंजीन हो गया। और मान लें कि इस μ1 की वैल्यू है 1/, तो इस μ1 की वैल्यू भी होगी 1/। और इन दो क्लोरीन के बीच में अगर हम थीटा को कंसीडर करते हैं, ये अगर हम थीटा को कंसीडर करेंगे, इस वाले थीटा को अगर हम कंसीडर करते हैं, ये थीटा, तो ये आएगा हमारे पास 120 डिग्री। तो अगर हम रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की यहाँ पर बात करें बच्चों, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा ये, और ये रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू μ1, दैट इज इक्वल्स टू 1/। तो अगर थीटा 120 हो और दो डाइपोल बराबर हो तो रिजल्टेंट भी वही आता। कैलकुलेशन से आपने याद कर लिया, सिंपल एकदम। अब अगर हम और एग्जांपल लें, जैसे हमने लिया मान लो CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। तो ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो ये कार्बन, ये क्लोरीन, दिस इज टुवर्ड्स द व्यूअर एंड दिस इज अवे फ्रॉम द व्यूअर। यहाँ भी क्लोरीन है और यहाँ भी क्लोरीन है। हमारे पास ये एक डाइपोल हो गया, कार्बन टू क्लोरीन, ये एक डाइपोल हो गया, कार्बन टू क्लोरीन। और इन दो का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ये, एक और ये बॉन्ड हो गया कार्बन टू क्लोरीन, इसको अलग कलर से दिखा देते हैं, कार्बन टू क्लोरीन, और ये भी हो गया कार्बन टू क्लोरीन। सभी कार्बन टू क्लोरीन है, यानी सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, सब डाइपोल सेम। और इन दो का अगर हम रिजल्टेंट देखते हैं तो इन दो का रिजल्टेंट हमें मिलेगा ये। तो आप देख सकते हैं कि दो बॉन्ड का रिजल्टेंट और इन दो बॉन्ड का रिजल्टेंट इक्वल एंड अपोजिट आ गया, तो ये हो गया हमारे पास जीरो डाइपोल, म्यू रिजल्टेंट इज 0, नॉन पोलर, लेकिन बॉन्ड पोलर है। अगर मॉलिक्यूल हमारे पास एसिमेट्रिक होता, मॉलिक्यूल अगर एसिमेट्रिक होगा, जैसे अगर हमने लिया मान लो अमोनिया NH3, अगर हमने लिया NF3, दो एग्जाम्पल को हम कर लेते हैं। अगर हम NH3 NF3 को कंपेयर करें तो बोथ हैविंग द सेम हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp3। और ये रहा नाइट्रोजन, हम पहले भी बॉन्डिंग में डिस्कस कर चुके हैं, H एंड H विद द लोन पेयर, इस तरीके से हो गया।
अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, तो डायरेक्शन हो गई टूवर्ड्स नाइट्रोजन, डायरेक्शन हो गई टूवर्ड्स नाइट्रोजन, डायरेक्शन हो गई टूवर्ड्स नाइट्रोजन। तो हमारे पास 3 μ1 मिल गए और इन 3 का रिजल्टेंट आएगा अपवर्ड, ये हो गया। साथ ही साथ लोन पेयर का भी डाइपोल है, वो भी अपवर्ड होगा स्मॉल, अवे फ्रॉम द अटैच्ड एटम। और इन दो के बीच में अगर हम थीटा देखें तो 0 डिग्री का थीटा आएगा। बड़ा जो डाइपोल है वो और छोटा जो डाइपोल है वो, ये जो बड़ा डाइपोल है ये NH बॉन्ड का रिजल्टेंट है ऊपर की तरफ। और इन दो का अब थीटा 0 है तो नेट जो डाइपोल आएगा, नेट डाइपोल आएगा एडिटिव μ1 प्लस μ2, ऐसे बढ़ जाएगा। तो ये वैल्यू हमें जो मिलेगी, दिस वैल्यू इज द नेट डाइपोल म्यू नेट, जो एल्जेब्रिक सम होगी म्यू ऑफ लोन पेयर प्लस म्यू ऑफ NH बॉन्ड ऑल, सबका रिजल्टेंट है उनका। जैसे अगर हम यहाँ इस पिक्चर को ले आते हैं, हमने पहले भी यूज़ किया इस पिक्चर को, तो हमें जो डाइपोल मिलेगा वो इधर से इधर मिलेगा, इधर से इधर मिलेगा और इधर से इधर मिलेगा। तो नेट हो गया ऊपर की तरफ और इस पर एक लोन पेयर भी लगा हुआ है, उसका भी डाइपोल हो गया। तो इन दो का डाइपोल हो गया ऊपर की तरफ ऐसे। और अगर हम अब NF3 को यहीं पर कंपेयर करें तो ये रहा NF3। अब NF3 भी सेम स्ट्रक्चर है, बस हाइड्रोजन की जगह क्या लगा देने, फ्लोरीन लगा देने। ये रहा लोन पेयर, लेकिन एक डिफरेंस है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो डायरेक्शन हो गई टूवर्ड्स फ्लोरीन, डायरेक्शन हो गई टूवर्ड्स फ्लोरीन, डायरेक्शन हो गई टूवर्ड्स फ्लोरीन। और ये अब डाउनवर्ड हो गया हमारे पास म्यू रिजल्टेंट ऑफ NF बॉन्ड। NF बॉन्ड का डाइपोल नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन लोन पेयर का डाइपोल ऊपर की तरफ है। अब लोन पेयर का जो डाइपोल होता है नेचुरली हमने बताया बहुत कम होता है, तो ये अपोजिट तो आ रहे हैं, रिजल्टेंट और लोन पेयर अपोजिट तो आ रहे हैं बच्चों, लेकिन इक्वल नहीं है। तो अब अगर हम रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट को यहाँ देखेंगे तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आपको मिलेगा तो डाउनवर्ड ही, ऐसे इस तरीके से ग्रीन कलर से जो दिखाया। लेकिन ये रिजल्टेंट डाइपोल हमारे पास म्यू ऑफ रिजल्टेंट NF माइनस ऑफ म्यू ऑफ लोन पेयर होगा। अब माइनस कर रहे हैं तो सर्टेनली वैल्यू कम हो जाएगी, ऐड कर रहे थे यहाँ तो वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हम कंक्लूड कर लेते हैं कि म्यू ऑफ अमोनिया इज़ ग्रेटर देन म्यू ऑफ NF3। और एक्सपेरिमेंटली प्रूवन जो म्यू अमोनिया का आता है, अमोनिया का जो डाइपोल आता है वो लगभग 1.47 dBi आता है, और म्यू ऑफ NF3 ये वैल्यू आती है हमारे पास जस्ट 0.24 dBi। बोथ आर पोलर, बॉन्ड्स आर पोलर, लेकिन एक लेस पोलर है और एक मोर पोलर स्ट्रक्चर है हमारे पास। वाटर को यहाँ भी देखना ज़रूरी है, वाटर का स्ट्रक्चर भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो नेक्स्ट आएगा वाटर, एंड क्यों ना पिक्चर का इस्तेमाल किया जाए, और ये रही हमारी पिक्चर। अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, थोड़ा सा हमने एनलार्ज भी कर दिया, इसको नीचे खींच लाए, ये रहा। अब अगर हम डाइपोल की डायरेक्शंस को यहाँ पर एनालाइज करें बच्चों, तो देखिए डाइपोल की जो डायरेक्शंस हैं वो अवे फ्रॉम द अटैच्ड एटम, लोन पेयर की, अवे फ्रॉम द अटैच्ड एटम, लोन पेयर। और ये मिल गया आपको इसका रिजल्टेंट लोन पेयर का। कम वैल्यू है लेकिन है तो वैल्यू ही। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन,
तो इसका डाइपोल हो गया ऑक्सीजन की तरफ और इसका डाइपोल भी हो गया ऑक्सीजन की तरफ, और ये हो गया हमारे पास इनका रिजल्टेंट डाइपोल। और ये डाइपोल लोन पेयर का डाइपोल और बॉन्ड का डाइपोल दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए, मतलब रिजल्टेंट डाइपोल इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ जो डाइपोल आता है वो लगभग 1.85 dpi आता है, 1.85 dpi, विच इज़ ग्रेटर देन द रिजल्टेंट ऑफ अमोनिया। और अगर डाइपोल ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि वाटर इज़ मोर पोलर, वाटर इज़ मोर पोलर। और उसके लिए हम रीज़न भी ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा होगा, क्यू ज़्यादा होगा। तो वाटर इज़ मोर पोलर देन द अमोनिया। और कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर, तो जैसे हम मान लो XCF4 लें, तो इसके लिए आपको पहले इसकी ज्योमेट्री असाइन करनी पड़ेगी कि ज्योमेट्री क्या होगी। और अगर हम इसकी ज्योमेट्री देखें तो इसके लिए इसका हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सेंट्रल एटम हो गया हमारे पास ज़ेनॉन, और यहाँ एक फ्लोरीन, इधर भी एक फ्लोरीन लगा दिया आपने, यहाँ भी एक फ्लोरीन हो गया और इधर भी एक फ्लोरीन हो गया, ऊपर और नीचे लोन पेयर। ये हो गया मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल दिख रहा है, डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हुए भी साफ साफ दिखाई देते हैं। दैट इज दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल्स आउट, दिस डायरेक्शन and this direction equal and opposite cancels out, lone pair upward, lone pair downward cancels out। सारे डाइपोल इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो रिजल्टेंट मिल गया आपको 0, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इफ यू रिमेंबर हमने डिस्कस किया था PCl3F2, इसमें हाइब्रिडाइजेशन का रोल देखिए कितना ज़्यादा है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, और हमने आपको बताया भी था कि आपको sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, और आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि हमें कहाँ किस एटम को प्लेस करना है, राइट। तो फॉस्फोरस तो नेचुरली सेंट्रल एटम हो गया, एंड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज फ्लोरीन शुड बी एट द एक्सियल पोजीशन, और बाकी बचे क्लोरीन। अगर आप इसको कहीं भी मिसप्लेस कर देते, क्लोरीन ऊपर लगा देते, तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। कैसे, अब देख सकते हैं आप इसमें ये डाइपोल फ्लोरीन के साथ और ये डाइपोल फ्लोरीन के साथ, फॉस्फोरस और फ्लोरीन के साथ इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल्स आउट। तो ये तो भाई 0 हो गया, इक्वल भी है अपोजिट भी है। अब आपके पास बचता है फॉस्फोरस के साथ एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा क्लोरीन। ये थीटा है 120 डिग्री का थीटा है ये। और अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर ये μ1 है, ये μ1 है, तो इन दो का रिजल्टेंट भी आपको μ1 ही मिलेगा। अगर थीटा 120 है तो ये μ1 और ये भी μ1, तो रिजल्टेंट μ1 अपोजिट μ1, तो नेट डाइपोल आपको कितना मिल गया, नेट डाइपोल 0। यानी पूरे मॉलिक्यूल को हम देखें तो कैसा कहेंगे, नॉन पोलर कहेंगे, मॉलिक्यूल को नॉन पोलर, बट बॉन्ड्स आर पोलर। तो इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन को डाइपोल से पहले सीखना ज़रूरी था। इफ़ वी सी द अनदर एग्जाम्पल्स, अगर हम और एग्जाम्पल देखें तो हम यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल को भी कोट कर सकते हैं, जिसमें हम सिस एंड ट्रांसफॉर्म को यूज़ करेंगे। सिस एंड ट्रांसफॉर्म, किसको सिस कहते हैं, किसको ट्रांस कहते हैं। अभी हम एल्कीन को लेकर चलते हैं बस। जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक में जाएंगे तब और ज़्यादा हम
सिस ट्रांस की बात करेंगे आइसोमेरिज्म में, लेकिन अभी हम छोटा बहुत स्मॉल पार्ट यूज़ कर रहे हैं। तो आपने एक क्लोरीन लिया, एक क्लोरीन लिया, एक H लिया, एक H लिया, राइट। अब अगर सिमिलर ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में लगे होते हैं तो उसको ट्रांस बोलते हैं। तो नेचुरली हमें पता चल गया कि अगर सिमिलर ग्रुप सेम डायरेक्शन में लगे होंगे तो उसको हम सिस बोल देंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में आएगा ये ऑर्गेनिक में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमें पढ़ना ज़रूरी है। अब कार्बन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, ये हो गया। कार्बन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, तो ये और ये इक्वल एंड अपोजिट, ज़ीरो। कार्बन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारे पास कार्बन टूवर्ड्स कार्बन और टूवर्ड्स कार्बन, तो ये ब्लू कलर वाला इक्वल एंड अपोजिट, तीर एक दूसरे को टकरा रहे हैं इक्वल स्ट्रेंथ से, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो। इसमें अगर हम देखें तो टूवर्ड्स क्लोरीन, ये टूवर्ड्स कार्बन और ये टूवर्ड्स कार्बन, तो ये डाइपोल इस डाइपोल के साथ ऐड हो गया और ये डाइपोल इस डाइपोल के साथ ऐड हो गया, सेम डायरेक्शन, और रिजल्टेंट हमें मिल गई ये डायरेक्शन। तो सिस का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा। तो पोलैरिटी में अगर हम देखें तो पोलैरिटी में काउंट करें तो सिस की पोलैरिटी ट्रांस से बहुत ज़्यादा होगी। अब क्लोरीन की जगह कोई और ग्रुप भी हो सकता है। इसमें कुछ और एग्जाम्पल हैं कंसिडरेशन के लिए, जैसे अगर हमने लिया कुछ कंपाउंड ले लेते हैं बेंजीन के। बेंजीन में हम जानते हैं कि ये स्ट्रक्चर होगा और इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो ये 360 डिवाइड बाई 6 होगा, यानी ईच एंगल कॉरस्पॉन्ड टू 60 डिग्री, हर एंगल 60 डिग्री का, इस बात को ध्यान रखते हुए चलना है। तो हम कुछ एग्जाम्पल करें, जैसे हमने मान लो लिया एक ये एग्जाम्पल ले लिया, एक ये एग्जाम्पल लिया, दिस एग्जाम्पल, and this example. A, B, C, D, E, F, ये हैं हमारे पास, और हमें इनको डाइपोल मोमेंट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना है तो कैसे करेंगे। अब सभी जगह कार्बन और फ्लोरीन के बॉन्ड हैं, तो ये डायरेक्शन होगी जिसका कोई भी डाइपोल मोमेंट हम ले सकते हैं μ1, तो सारे ही ऐसे देखें तो μ1 ही नज़र आएंगे आपको। इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट इज μ1, ये μ1 होगा, इधर भी μ1 होगा, इधर भी μ1 होगा, इधर भी μ1 एंड सो ऑन। अब अगर हम कंसीडर करें ए और बी को, तो यहाँ थीटा मिला आपको 120 डिग्री का। थीटा अगर 120 डिग्री का आपको मिल रहा है तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट μ1 ही आएगा, मतलब ए और बी का डाइपोल मोमेंट बराबर होगा, यहाँ लिखते चलें, राइट, ए और बी का डाइपोल मोमेंट बराबर होगा। अब अगर हम सी को देखें तो सी में हमने बना भी दिया, दिखा भी दिया कि देखो ये डाइपोल और ये डाइपोल इक्वल एंड अपोजिट, कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर इज एज गुड एज द बी स्ट्रक्चर, बी स्ट्रक्चर के बराबर ही बचता है डाइपोल के बेसिस पर, क्योंकि ये और ये तो कैंसिल हो गए, तो बचा एक ये फ्लोरीन और एक ये फ्लोरीन, इन्हीं का डाइपोल है, और ये थीटा है यहाँ पर 120 डिग्री का।
तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आपको μ1 ही मिलेगा, μ1 मिलेगा, यानी ए बी और सी बराबर हो गए। एफ की बात करें तो ये इक्वल एंड अपोजिट है, 0 होगा, राइट। मतलब इसका डाइपोल मोमेंट ए बी और सी तीनों से कम होगा, इनफैक्ट देखें तो सबसे कम होगा। यहाँ आपके पास थीटा 60 डिग्री है, लेकिन दो ही बॉन्ड है, एक ये और एक ये रिजल्टेंट आएगा विच इज नॉट 0 एंड नॉट μ1, cos 60 की वैल्यू रखनी है। अब इन दो में अगर हम देखें तो इस बॉन्ड का डाइपोल और इस बॉन्ड का डाइपोल का रिजल्टेंट ये होगा, और इस बॉन्ड का डाइपोल और ये रिजल्टेंट ऐसा आएगा। मतलब इसमें म्यू रिजल्टेंट हमें मैक्सिमम मिलेगा, सबसे ज़्यादा मिलेगा रिजल्टेंट का। और इसका भी आपने एक और रिजल्टेंट लेना, पहले दो बॉन्ड का लिया, ये म्यू रिजल्टेंट आया, ये μ1 आया, और फिर ये हमारे पास नेट आ गया, और इसमें सबसे ज़्यादा डाइपोल आ रहा है, एक ही डायरेक्शन में है सारे। तो हमारे पास D का डाइपोल मैक्सिमम होगा और F का डाइपोल मिनिमम होगा। इन दो के बीच में ही सारे लाई करने चाहिए। अब हमें पता है कि E का डाइपोल D से कम होगा, लेकिन μ1 और μ1 से बड़ा होगा, तो विच इज़ इक्वल टू A इक्वल टू B इक्वल टू C। ये ऑर्डर मिल गया हमें दिस वन, क्योंकि अगर हम cos 60 की वैल्यू रखेंगे तो हमें μ1 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। दैट मैथमेटिकली यू कैन डू, आसानी से आप कर सकते हैं उसको। अनदर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल अगर हम लें तो वो कभी कुछ बहुत अच्छे से डिपिक्ट नहीं करते। जैसे अगर हमने यहाँ पर लिया OH और यहाँ लिया OH, अब अगर हम देखें इसको ध्यान से तो हमें लग रहा है कि ये और ये इक्वल एंड अपोजिट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 आना चाहिए। बट करेक्ट फॉर्म क्या है कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, इक्वल एंड अपोजिट तो है प्रीवियस फ्लोरीन की तरह, क्योंकि हमने O को तो अरेंज कर दिया लेकिन H को प्रॉपर डायरेक्शन में अरेंज नहीं किया है। ये बेंट स्ट्रक्चर है ऐसा, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, तो सीधा नहीं होगा। ये भी बेंट स्ट्रक्चर है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, ये भी सीधा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, हम सीधा नहीं बना सकते इसको, बिल्कुल वाटर मॉलिक्यूल की तरह। वी कैन नॉट मेक लाइक दिस वन, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता अगर तो ये 0 पर होता, लेकिन यहाँ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन से, जो हम वाटर में भी बता चुके हैं, तो ये बेंट स्ट्रक्चर आएगा, ये नीचे होगा, तो ये स्ट्रक्चर नहीं है इसका। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे तो हम बिल्कुल बता सकते हैं टूवर्ड्स ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, टूवर्ड्स ऑक्सीजन, इसका रिजल्टेंट ये हो गया, इसका रिजल्टेंट ये हो गया, नेट डाइपोल ऊपर की तरफ हो गया, तो इट इज़ पोलर। तो सिर्फ एक एटम को प्लेस नहीं करना है, सभी को प्लेस करना है। जैसे एक और मिसलीडिंग आता है साइनाइड। अब बताइए कि ये डाइपोल 0 है या नहीं है। तो इसकी तरह से देखकर अगर हम इसको भी गलत बना दें, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये ऐसे बनेगा, सीधा बनेगा। क्यों बनेगा सीधा? स्ट्रेट, वाई इट विल फॉर्म स्ट्रेट? क्योंकि इसमें कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड कार्बन, और sp है तो लीनियर होगा, तो इसको आप बेंट नहीं बनाएंगे, इस साइनाइड को आप बेंट नहीं बनाएंगे, ये लीनियर बनाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डाइपोल के लिए। अब अगर हम देखें तो नेट डाइपोल इक्वल एंड अपोजिट, तो म्यू रिजल्टेंट इज 0, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट आए। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को वी शुड बी वेरी केयरफुल टू फाइंड आउट द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। अब इतना सब हमने डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे परसेंटेज आयनिक करेक्टर। मतलब हमारा तो बेसिक काम ही ये था ना, शुरू हमने किया था
कि डाइपोल मोमेंट इज द मेजरमेंट टू फाइंड आउट द आयनिक करेक्टर इन द कोवेलेंट कंपाउंड। तो अब मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे कि कितना परसेंट आयनिक करेक्टर होगा ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट।